सो गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आपको एक सरकारी जॉब चाहिए, लेकिन क्या आप उसके लिए वो माइंडसेट लेकर आए हो जो एक ऑफिसर का होता है? दोस्तों, सीबीएसई सुप्रिटेंडेंट टीयर 2 सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है अपना और अपने परिवार का सम्मान बढ़ाने की, एक ऐसी कुर्सी तक पहुंचने की जो आपके नाम के साथ जिम्मेदारी, पावर और लीडरशिप जोड़ देती है। पर सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, हर एग्जाम का एक टाइम होता है और हर विनर का एक डिसीजन पॉइंट होता है। नेक्स्ट 30 डेज, सिर्फ 30 दिन आपकी जिंदगी के वो दिन बन सकते हैं जो आपको सिलेक्शन लिस्ट तक ले जाएं। नहीं तो ये 30 दिन भी उन्हीं सालों में हो जाएंगे जहां आपने सिर्फ सोचा कि कर लेंगे, हो जाएगा, और नहीं हुआ। इस सेशन में मैं आपको देने जा रहा हूं एक ऐसा 30 डे टाइम टेबल एंड लर्निंग स्ट्रेटजी जो आपको कंफ्यूजन से निकालकर क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस तक ले जाएगा। ये प्लान नहीं बनाया गया है रट्टा मारने के लिए, ये स्ट्रेटजी डिजाइन की गई है टीयर 2 के पैटर्न, सिलेबस, माइंडसेट और एक्चुअल सिलेक्शन के लॉजिक को समझकर। डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना एक कला है और ऑब्जेक्टिव क्रैक करना एक संकल्प, और दोनों को बैलेंस करना है विद स्ट्रेटजी, विद स्मार्ट एफर्ट, विद अ वॉरियर माइंडसेट। अगर आपने कभी भी अपने मम्मी पापा के लिए एक बड़ा सपना देखा है, अगर आपके अंदर अब भी वो भूख जिंदा है जो कहीं ना कहीं कहती है मुझे कर दिखाना है चाहे कुछ भी हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। नो संडे, नो हॉलीडे, नो एक्सक्यूज, नो मर्सी टारगेट। टारगेट सिर्फ रहेगा 100% गवर्नमेंट जॉब टीयर 2 का। कंपटीशन बहुत कम है, करने वाले बच्चे बहुत कम हैं, इसलिए जो पढ़ेगा उन सबका हो जाएगा। अगर तुम रेडी हो तो मैं भी रेडी हूँ। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 30 डेज, 30 स्टेप्स टू फाइनल सिलेक्शन। सो गेट रेडी बिकॉज दिस इज नॉट अ क्लास, दिस इज योर वॉर रूम, एंड यू आर नॉट जस्ट ए स्टूडेंट, यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, एंड मोर स्पेसिफिकली आई कैन कॉल यू द फ्यूचर सुप्रिटेंडेंट। तो सबसे पहली बात, सिलेबस की बात कर लें तो आपके पास यहाँ पर बहुत कुछ आने वाला है और थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ पूछा जाएगा। आपको पता है कि आपके पास करंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशन और इंग्लिश के तौर पर बहुत सारी चीजें आनी है। सबसे ज्यादा मार्क्स की आपके पास करंट अफेयर आएगी, उसके बाद सबसे ज्यादा मार्क्स का आपके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस आना है। उसके बाद जो चौथा सब्जेक्ट आपके पास आना है वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन आना है। इन चारों सब्जेक्ट की गारंटी मैं ले रहा हूँ आप लोगों से, आज कह रहा हूँ ये चारों के चारों सब्जेक्ट ऐसे के ऐसे पढ़ा दूंगा जितना आपने सोची नहीं होगी। उसके बाद जो आपके पास हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड साइंस टेक है, ये 32 मार्क्स की आनी है और चारों का वेटेज अपने आप में सेम है। अगर यहाँ पर बात की जाए कि नोटिफिकेशन में आखिर ऐसा क्या लिखा हुआ है, तो उससे पहले हम अपनी स्ट्रेटजी का ओवरव्यू दे दें, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि सुपरिटेंडेंट लेवल पर जो टीयर 2 का एग्जाम होगा उसमें जो लेवल ऑफ एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आएगा वो ग्रेजुएशन का लेवल आएगा। इसका मतलब जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, दोनों की लेंथ एंड ब्रेथ की साइज थोड़े अच्छे वाले होंगे। आप में से जिन लोगों ने जूनियर असिस्टेंट दिया होगा और सीबीएसई के या फिर एजुकेशन सिस्टम के 10 क्वेश्चन जहां पूछे गए होंगे, उन 10 क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई आपको पता होगी। सेम वैसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके इन चारों चीजों में मिलने वाले हैं, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, और कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के भी हो। तो हमारी स्ट्रेटेजी ओवरव्यू रहने वाली है कि आप 30 दिन का संकल्प लेंगे। उसके लिए आपको स्टडी टाइम निकालना है, सेल्फ स्टडी का 6 आवर्स पर डे, जो कि मैं डेली आपको बताऊंगा कितना पढ़ना है, कौन से सेक्शन में से कितना करना है और कहाँ से करना है। उसके बाद रोटेशन चलेगी 4 सब्जेक्ट डेली की, जिसमें आप पर सब्जेक्ट 1.5 आवर्स ईच लगाने की कोशिश करेंगे। आपके पढ़ने का स्ट्रक्चर रहेगा, पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज करना, फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, फिर उसकी रिवीजन करना और फिर उसका एक सेल्फ टेस्ट रिवाइज करके सो जाना। आपके फॉर्मेट के लिए जो हमारे पास मटेरियल रहेगा, उस मटेरियल के रेफरेंस रहेंगे एनसीईआरटी से या फिर कोई भी स्टैंडर्ड बुक से, और उसके साथ साथ हमारी ई बुक्स या पीडीएफ्स के साथ साथ प्रैक्टिस सेट में से हम चीजों को करेंगे। और पूरा का पूरा 30 डेज के अंदर गोल रहेगा 100% सिलेबस कवरेज प्लस आंसर राइटिंग प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो ये है 30 डेज का गोल, बहुत ही संक्षिप्त में। जिनको अगर समझ में आ गई है बात, वो अब ध्यान से देखना इस 30 डेज में हम करने क्या वाले हैं। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि नोटिफिकेशन के पॉइंट नंबर 11 में बहुत कुछ पैराग्राफ में लिखा गया है, और इस पूरे पैराग्राफ को अगर मैं एक मीनिंगफुल वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में समझने की कोशिश करूं, तो कोशिश करते वक्त इसमें लिखा गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप ओएमआर बेस्ड होगा, जिसमें करेक्ट आंसर में आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, इनकरेक्ट मार्क्स में 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है तो 0 मार्क्स अवॉर्ड होगा। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन फिल कर दिए तो उसे भी रॉन्ग क्वेश्चन माना जाएगा और 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। और ओनली 1 करेक्ट रेस्पॉन्स पर क्वेश्चन विल बी देयर। मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेगा, 30% मार्क्स रिक्वायर्ड सेपरेटली इन ऑब्जेक्टिव सेक्शन। इसका मतलब अगर आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट 150 मार्क्स का है तो आपको मिनिमम 50 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव रिटन पेपर होगा, जिसमें आपके पास 5 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस होंगे 150 मार्क्स के। इसमें भी आपकी जो मार्किंग होगी वो क्वालिटी ऑफ राइटिंग, रेलेवेंस एंड स्ट्रक्चर के बेस पर होगी। और इसके ऊपर भी जल्द एक वीडियो आने वाली है कि आपका एग्जाम जो है इवेल्युएट कैसे होगा, तो इसके ऊपर एक वीडियो जरूर से जरूर हम अपलोड कर देंगे। उसके बाद इन क्वेश्चंस को रिवैल्यूएशन नहीं करा सकते कि जैसे बोर्ड एग्जाम में आपने
कॉलेज के अंदर होता था, किसी सब्जेक्ट में आपके कम मार्क्स रहते थे तो री इवैल्यूएशन के लिए डाल देते थे, वो इसके लिए अप्लाई नहीं होगा। और यहाँ पर भी आपको 150 मार्क्स में से एटलीस्ट 50 मार्क्स लेकर आने हैं 30% मार्क्स लाने के लिए। अगर एटलीस्ट 50 मार्क्स अगर लाने हैं, मतलब 30% मार्क्स लाने के लिए, वैसे तो आपके पास यहाँ पे 45 होते हैं, लेकिन आपको 50% मिनिमम लाने ही चाहिए। अब ये बात एक्चुअली इसलिए बताई जा रही है क्योंकि यहाँ पर रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन नहीं होनी है, और मिसप्रिंटिंग या एम्बिग्विटी के केस में जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा फाइनल डिसीजन उसी का माना जाएगा। और साथ ही साथ फाइनल डिसीजन जो होगा ऑब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव के लिए, उसमें ईच मस्ट बी क्वालिफाइड इंडिपेंडेंटली होना चाहिए। इसका मतलब कुछ बच्चे ये मान के चल रहे हैं कि 300 में से तो हम 150 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको पूरा पूरा कराएंगे तो बात बन जाएगी। पूरा पूरा करने से भी चीजें नहीं बनेगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का मसला भी यहाँ पर दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर एक कोर स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा, और स्ट्रेटजी आएगी आपकी प्रैक्टिस के साथ, और प्रैक्टिस आएंगे आपके मॉक के साथ, और मॉक होगा आपके टेस्ट सीरीज के साथ, और टेस्ट सीरीज में सबसे पहले आपकी गलतियां होंगी, और गलतियां यानी एरर होंगे, और एरर के बाद आपको करेक्शन करनी पड़ेगी अपनी स्ट्रेटजी के अंदर, और उसके बाद आप एक बढ़िया पिनाकल पर या सक्सेस पर पहुंचने की कोशिश करोगे। तो सबसे पहले पूरी की पूरी बात है, कोई भी माँ के पेट से सीख कर नहीं आया है कि डिस्क्रिप्टिव के लेवल पर लिखना कैसे है। आपको ये सारी चीज सीखनी पड़ेगी, और इसके लिए आपके पास कैटेगरी वाइज एनालिसिस अगर मैं करके दूं आपको कि कैसे कैसे आपको 150 प्लस 150 में से कट ऑफ का प्रोडिक्शन कैसे रहने वाला है, तो टोटल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट 1420 है ओनली। यानी कि आप में से जितने लोग तैयारी कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ 1420 लोग हो। एक्सपेक्टेड अटेंडेंस अभी मैं मान के चल रहा हूँ 75%, यानी कि 1000 से 1100 के लगभग लोग टीयर 2 के पेपर में शामिल हो सकते हैं, जो कि किसी भी एग्जाम का एक स्टैंडर्ड पैटर्न रहता है। ये उपस्थिति, ये अटेंडेंस घट भी सकती है या बढ़ भी सकती है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो एसएससी या यूपीएससी जैसी अन्य एग्जाम के अंदर अपनी प्रायोरिटी या प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि टोटल वैकेंसी के तौर पर कुल कितने कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं, और एक प्रोजेक्टेड कट ऑफ आउट ऑफ 300 में से कितना लेकर चलना है, जिसमें आप बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन करें, तो यूआर कैटेगरी में 59 सीट्स हैं और 590 लोग बुलाए जाएंगे, और 165 आउट ऑफ 300 की आपके पास कट ऑफ जाएगी। और इसी हिसाब से आप लोग अपनी अपनी कैटेगरी का एक बार देख लीजिए किसकी कट ऑफ कितनी कितनी जाएगी, और यहीं से आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि लास्ट में जो लोग तैयारी करके जाएंगे सिर्फ और सिर्फ वही क्लियर करेंगे। इसका मतलब मैं मान के चलूँ कि 165 ही मान लो कट ऑफ गई, तो 59th बच्चा जो होगा यूआर कैटेगरी का, उसके कम से कम कितने नंबर होने चाहिए, 165। इसका मतलब नंबर इससे ज्यादा भी हो सकते हैं आप में से। और चेकिंग करने का मतलब ये मैं बताना चाहता हूँ, सीबीएसई खुद एक ऐसी अथॉरिटी है जो एग्जाम लेने और एग्जाम चेक करने के लिए जानी जाती है। तो आप लोगों का एग्जाम बनाने का काम और बाद में उसको इवेल्युएट करने का काम कितना जोरदार करेगी, ये आप सोच सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद अगली बात पर चलें, तो आपके पास जो करंट अफेयर आनी है, वो करंट अफेयर आपके पास 50 मार्क्स की आनी है। और अगर मैं इसको डे वाइज 30 डेज के अंदर मैं इसको अगर बांटने की कोशिश करूं, तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 और डे 7 पर हम जितना भी 6 दिन में पढ़ेंगे उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, और 30 क्वेश्चन हम देंगे। उसके बाद डे 8, डे 9 और डे 10 पर हम दोबारा से करंट अफेयर की रिवीजन करेंगे जितना पढ़ा है, और करंट अफेयर के बेस पे एमसीक्यू ड्रिल करेंगे, जिसके अंदर हम 8th डे पर ट्रेड ब्लॉक्स, यूरोपियन यूनियन, आसियान, साफ्टा, नाफ्टा, ब्रिक्स और इसी तरह से G20, एससीओ और यूएनजीए में भारत की भूमिका पर पूरी की पूरी बातचीत करेंगे, और ये बातचीत हम हिंदी में भी करेंगे और इंग्लिश में भी करेंगे। उसके बाद एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस करेंगे करंट अफेयर या जीएस को मिक्स करके, क्योंकि यहाँ से हमारे फिर डिस्क्रिप्टिव आंसर बनाने तैयार करने हैं। और उसके बाद हम लाइव सेशन लेंगे, 1 क्वेश्चन फ्रॉम सीए, ईच टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उठा के डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करेंगे। डे 17 फिर 12 दिन के बाद इसकी तैयारी में कुछ छोड़ देंगे, और 17 पे रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस, एचडीआई, एसडीजी, डब्ल्यूजीआई, ये सारी चीज करेंगे। और बाद में हम डे 24 पे पूरे करंट अफेयर की इन्फोग्राफिक्स या फ्लो चार्ट के थ्रू रिवीजन करके इसका फाइनल टच देंगे डे नंबर 30 पर। और ये सारे काम 4 सब्जेक्ट पर डे पर चलेंगे, 4 सब्जेक्ट पर डे पर चलेंगे। तो इतने सारे सब्जेक्ट अगर एक साथ करने हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन हमने वैसे ही बना रखा है। अब आप अपने आंख और कान खोल कर सुनना जो मैं बताने जा रहा हूँ। करंट अफेयर पर सीबीएसई के पीवाईक्यू के हिसाब से 2025 के एग्जाम में कौन से 5 क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, और इस सेशन में मैं हर सब्जेक्ट के आपको कम से कम 5 क्वेश्चन लिखवाने वाला हूँ। आप चाहें तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ यूनेस्को इन प्रमोटिंग एजुकेशन ग्लोबली, हाउ डज इंडिया बेनिफिट फ्रॉम इट। वैश्विक स्तर पर शिक्षा को बढ़ावा देने में यूनेस्को की क्या भूमिका है, भारत को इससे क्या लाभ होता है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, एक्सप्लेन वन की डिफरेंस बिटवीन द आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक, हाउ आर दीज इंस्टीट्यूशंस रेलेवेंट टू इंडियाज इकोनॉमी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में एक प्रमुख अंतर स्पष्ट कीजिए, ये संस्थाएं भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कैसे प्रासंगिक है। तीसरा क्वेश्चन आपके पास है, हाउ डज डब्ल्यूटीओ रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड, मेंशन वन बेनिफिट एंड वन चैलेंज इंडिया फेसेस ड्यू टू डब्ल्यूटीओ रूल्स। डब्ल्यूटीओ अंतरराष्ट्रीय व्यापार को कैसे नियंत्रित करता है, भारत को डब्ल्यूटीओ नियमों से एक लाभ और एक चुनौती क्या मिलती है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर ट्रेड ब्लॉक्स, व्यापार समूह क्या होते हैं, हाउ डू ग्रुपिंग्स लाइक आसियान और साफ्टा इन्फ्लुएंस इंडियाज रीजनल ट्रेड।
आसियान या साफ्टा जैसे समूह भारत के क्षेत्रीय व्यापार को कैसे प्रभावित करते हैं? या फिर इन योर पॉइंट, हाउ हैज इंडियाज इमेज इवॉल्व्ड ऑन द ग्लोबल स्टेज इन द पास्ट डेकेड? गिव वन एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। आपके अनुसार पिछले एक दशक में वैश्विक मंच पर भारत की छवि कैसे विकसित हुई है? अपने उत्तर को एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस समय ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। अब आपको मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, आपको इसका राइट आंसर देना है। और राइट आंसर देने के लिए आपके पास आपका चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है, चैट बॉक्स में आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब पेपर में करंट अफेयर के एमसीक्यू कैसे आएंगे वो देख लीजिए। हाउ हैज इंडियाज पोजिशनिंग इन ग्लोबल डिप्लोमेसी इवॉल्व्ड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, स्पेशली इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग जियोपॉलिटिकल अलायंसेज एंड ग्लोबल पावर शिफ्ट्स? पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक कूटनीति में भारत की स्थिति कैसे बदली है, विशेषकर भू राजनीतिक गठबंधनों और वैश्विक शक्ति संतुलन के बदलते स्वरूप के संदर्भ में? पहला ऑप्शन है, इंडिया हैज मेंटेन्ड एन इंडिपेंडेंट एंड मल्टी अलाइंड फॉरेन पॉलिसी by balancing relations with both the West and the global South while increasing its role in forums like G20 and Quad. भारत ने पश्चिमी देशों और वैश्विक दक्षिण के साथ संतुलन बनाते हुए एक स्वतंत्र और बहुसंरेखित विदेश नीति बनाए रखी है और G20 तथा क्वाड जैसे मंचों पर अपनी भूमिका को बढ़ाया है। India has chosen to align primarily with Western blocs, reducing its traditional role as a voice for the global South and non-aligned nation. अब देखो, भारत की कूटनीतिक जो बढ़ी है, ग्लोबल डिप्लोमेसी बढ़ी है, और ये कह रहा है इसने अपना ट्रेडिशनल रोल रिड्यूस किया है, या ये पैसिव रहा है, निष्क्रिय हो गया है, या फिर ये इनकंसिस्टेंट फॉरेन पॉलिसी है, इसकी विदेश नीति असंगत है। तो ये हाल सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन देख के पता चल रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी, सी या डी इसके राइट आंसर नहीं हो सकते, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों का आंसर आपने बोल दिया है, और ऑप्शन ए, अभिषेक, श्रुति, एकेएस, जयंती, निखत, लेनोवो, नितेश, स्वासी, प्राची, सुरभि, बहुत बढ़िया, सारे लोगों ने अपना राइट आंसर बता दिया है। शानदार, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब अपना चैट बॉक्स बंद कर लीजिए और अगले क्वेश्चन पर आने के लिए अपना पेन और पेपर उठा लीजिए। पेन और पेपर इसलिए उठा लीजिए, अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे 5 मार्क्स का पूछ लिया गया और जहां पर आपको 75 से 80 वर्ड्स या 100 वर्ड्स के बीच में कुछ लिखना हो, तो मुझे बताइए आप इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ यूनेस्को इन प्रमोटिंग एजुकेशन ग्लोबली? हाउ डज इंडिया बेनिफिट फ्रॉम इट? वैश्विक स्तर पर शिक्षा को बढ़ावा देने में यूनेस्को की क्या भूमिका है? भारत को इससे क्या लाभ होता है? कितने लोग इस क्वेश्चन को करने के लिए इतने दिमाग से प्रिपेयर हैं कि हमें यूनेस्को के बारे में बेसिक आइडिया क्या होना चाहिए, उसके बाद इसके एजुकेशन के बारे में क्या पता होना चाहिए, और इंडिया को किस तरीके से मजा आ रहा है इस चीज को, उस पर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर आपको थोड़ा सूझबूझ लेकर काम करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा क्यों जा रहा है। अगर आप फोन से लाइव हैं तो जूम करके भी देख सकते हैं इस स्लाइड को। तो सबसे पहली बात, सीबीएसई का एक ब्रॉड विजन है एजुकेशनल गवर्नेंस करना। उसके बाद ग्लोबल एजुकेशन फ्रेमवर्क के अंदर यूनेस्को काम करता है, यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 काम करता है, और इसी के साथ कई सारी सीबीएसई की ग्लोबल पार्टनरशिप भी रहती है। उसके बाद सुपरिटेंडेंट रोल के लिए सीबीएसई चाहता है कि करिकुलम को अंडरस्टैंड करना और इंटरनेशनल मॉडल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको थोड़ी समझ या बुद्धि होनी चाहिए। इसके लिए कैंडिडेट की अवेयरनेस चेक की जाती है कि ग्लोबल या लोकल लिंक एजुकेशन पॉलिसी पर कर पा रहा है या नहीं। और आपको पता होगा इसी तरह का एक टॉपिक हिस्ट्री के अंदर भी है, जिसके अंदर इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया भी है, जहां से आपको 5 नंबर का एक गारंटेड क्वेश्चन मिलने वाला है हिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे आप करंट अफेयर के तौर पर भी काम करोगे और हिस्ट्री के तौर पर भी काम करने वाले हो। तो एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर सोशल इंपैक्ट ऑफ एजुकेशन समझना जरूरी है, इंडियन स्कूलिंग कैसे बदल रही है, ताकि उनको पता चल सके कि एक सुपरिटेंडेंट के तौर पर वो एक फ्यूचर रेडी ऑफिसर को प्राप्त कर पा रहे हैं जिसको पॉलिसी एंड प्रैक्टिस दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी समझ है। इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को फ्रेम करने से पहले डिकोड करने की कोशिश करूँ कि कैसे कैसे सोचना है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि यूनेस्को का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। It works globally to ensure inclusive, equitable, and quality education through SDG 4, Sustainable Development Goal on Education, Education for All Movement, Global Education Monitoring Report बनाता है। उसके अलावा एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इंडिया को जो बेनिफिट मिलने वाले हैं कि इंडिया 1946 से इसका मेंबर है। इट सपोर्ट्स फॉर टीचर ट्रेनिंग, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन एंड रूरल लिटरेसी। It has a partnership with NCERT promoting curriculum reform, and it has given the promotion of digital education and education for marginalized communities. और साथ ही साथ ये काम करता है प्रिजर्वेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स सपोर्टिंग कल्चरल एजुकेशन। आपने सुना होगा यूनेस्को की तरफ से कौन सी हेरिटेज साइट को इंक्लूड किया गया या नहीं, वो यहीं से सारी चीजें आती हैं, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट को कल्चरल एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए जोड़ा गया है। अगर मैं हिंदी में कहूँ तो यूनेस्को का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यह संगठन वैश्विक स्तर पर समावेशी, समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देता है, और इसके प्रमुख कार्यक्रम है SDG 4, शिक्षा पर सतत विकास लक्ष्य, सभी के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल, वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट, स्थायी विकास हेतु शिक्षा,
भारत को जो लाभ मिलने वाले हैं 1946 से सदस्य है। शिक्षक प्रशिक्षण, बालिका शिक्षा और ग्रामीण साक्षरता में सहयोग करना, एनसीईआरटी जैसी संस्थाओं के साथ पाठ्यक्रम सुधार में भागीदारी, डिजिटल शिक्षा और वंचित वर्गों के लिए कार्यक्रम, और साथ ही साथ विश्व धरोहर स्थलों का संरक्षण के साथ सांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा देना। अगर आपको किसी भी एसे राइटिंग के दौरान, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के दौरान, अगर आपको क्लू पॉइंट पता होते हैं कि मुझे इसमें लिखना क्या है, तो फिर पॉइंट्स को पैराग्राफ में कन्वर्ट करने पे ज्यादा देर नहीं लगती। एक बार मुझे बताइए, क्या आप में से इतनी बातें सब लोग जानते थे या नहीं? फटाफट यस और नो बताइए, कितनी बातें आपको जाननी चाहिए। इसका मतलब आप जितना पार्ट सिलेबस में दिया गया है उतना पार्ट अगर आप सारे लोग बेसिक बेसिक चीजें पढ़ लें और उसका इंडिया के साथ क्या रोल है, क्या चैलेंजेस है, क्या बेनिफिट है, इतना काम अगर पढ़ लें तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। चलिए, अब इस पूरे के पूरे हिंदी को और इंग्लिश को एक पैराग्राफ में कन्वर्ट करके लिखें तो 75 से 100 वर्ड लिखने में आपको क्या टाइम लगेगा? अगर मैं आपको डेली कम से कम 10, 20, 30 क्वेश्चन ऐसे करके सिखा दूं जिसमें आपको पॉइंट्स सोचने ना पड़े एग्जाम के दौरान, तो बताओ कितने लोग कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे कि सर पहले आप हमें पॉइंट्स सोचना सिखा दो, फिर उसको फ्रेमिंग करना सिखा दो, फिर उनको आप चेक कर दो, और 5 में से हमें नंबर कितने मिल रहे हैं, और उस फीडबैक और करेक्शन चार्ट के अकॉर्डिंग हमें काम क्या करना है ये सिखा दो, तो सर बल्ले बल्ले हो जाएगी। यस और नो बताइए फटाफट से एक बार। चैट बॉक्स आपके लिए खुला है, फटाफट से आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए, और सारे लोग कमांडिंग लैंग्वेज में काम कीजिए फटाफट। थैंक यू सो मच नितेश, जयन, प्राची। मजा आएगा या नहीं, सीख पाओगे या नहीं, या फिर आपको सीखने के लिए कोई और हथकंडा बनाना है? और ये सारे पॉइंट्स पूरी तरह से रेलिवेंट है पहली बात तो, और आपको उतना ही सोचना है जितना रेलिवेंट हो। अब इसके अंदर पैराग्राफ बनाने के लिए पैराग्राफ से पहले कुछ सोचना पड़ेगा कि स्टार्ट विद ए पावरफुल ओपनिंग लाइन। आपको सोचना पड़ेगा कि यूनेस्को प्लेज अ वाइटल ग्लोबल रोल इन शेपिंग इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम। अब देखो, जैसे ही आपको पता लगा एजुकेशन फॉर ऑल का मूवमेंट चलाता है, एजुकेशन फॉर ऑल का मूवमेंट चलाता है ना, सभी के लिए शिक्षा, तो आपने पहली लाइन यहीं से उठा ली इसकी, और यहाँ से उठा ली यूनेस्को प्लेज अ वाइटल ग्लोबल रोल इन शेपिंग। अभी मैं लाइन बनाना सिखा रहा हूँ, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, फिर उसका पैराग्राफ बनाना सीखेंगे। उसके बाद आपको ट्रांजिशनल वर्ड्स यूज करने आने चाहिए। ट्रांजिशनल वर्ड्स होते हैं जैसे थ्रू, बाय, सपोर्टिंग, इन पार्टनरशिप विद, एज ए मेंबर स्टेट, ऐसे वर्ड्स ट्रांजिशनल वर्ड्स या फ्रेज कहलाते हैं। दूसरी बात, सेम वोकेबलरी का इस्तेमाल बार बार ना करें, वेरी यानी चेंज करते रहें। इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द वर्ड एजुकेशन, आप उसमें बार बार लिख सकते हैं लर्निंग, एकेडमिक डेवलपमेंट, स्कूलिंग, इस तरीके से थोड़ा सा अपने राइटिंग बदल सकते हैं। और यही चीज वहां पर चेक होने वाली है, किसने अपनी वोकेबलरी को रेपिटेटिव यूज किया है और किसने वैरायटी ऑफ वर्ड्स को यूज किया है। उसके बाद गिव वन इंडिया स्पेसिफिक बेनिफिट टू पर्सनलाइज द रिस्पॉन्स, क्योंकि इसके अंदर मांगा गया है इंडिया का बेनिफिट। अगर आपने वो नहीं लिखा तो आपका आंसर अधूरा माना जाएगा, और आपका जो इवेल्युएशन 5 की जगह 2.5 में से होगा, बताओ आधे नंबर तो आपके वैसे ही कट जाएंगे। और उसके बाद आपको पॉजिटिव टोन के साथ किसी भी आंसर को खत्म करना है, और ये एक ऑफिसर का माइंडसेट शो करता है कि बेशक चैलेंजेस मांगे गए थे, हानि मांगी गई थी, नुकसान मांगे गए थे, चुनौतियां मांगी गई थी, तब भी आपने अपने कंक्लूजन में जो आखिरी लाइन है वो पॉजिटिव टोन में खत्म करी है। जैसे आप लिखेंगे, दिस पार्टनरशिप हेल्प्स मिलियंस इन इंडिया एक्सेस क्वालिटी एजुकेशन। बताइए कितने लोगों को बात इंग्लिश में बात समझ में आई कि लिखते वक्त जो इवेल्युएटर का पॉइंट होगा आपको मार्क्स देने का, वो इतने सारे पॉइंट्स बनेंगे मार्क्स देने के कि क्या आपने पावरफुल ओपनिंग यूज की है, ट्रांजिशनल वर्ड्स यूज किए हैं, वोकेबलरी यूज की है, इंडिया स्पेसिफिक बेनिफिट दिया है, और पॉजिटिव टोन से कंक्लूड किया या नहीं। एक बार बताइए अपने कमेंट बॉक्स में, 1 2 3 एंड बूम। अब इतना लिखने के बाद आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि 75 टू 100 वर्ड्स बनाने के लिए आपको इन्हीं लाइंस को इसी तरीके से यूज करना है। यस, इसके साथ साथ आपकी स्पेलिंग्स भी काम करेगी, इसके साथ साथ आपकी हैंडराइटिंग भी काम करेगी, है ना। तो ये दोनों चीजें भी साथ साथ काम करेगी, लेकिन ये चीजें तो लिखकर जब आप मुझे दिखाओगे, डेली अपन चेक करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि नहीं। यस और नो, अरे बोलो हाँ या ना। चलो, अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे कौन कौन हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कौन कौन हैं, फटाफट से बताओ। इंग्लिश में समझ में आ गया सबको? चलिए अब हिंदी वाले और देख लो। सबसे पहले एक बढ़िया सी प्रारंभ करें, सशक्त प्रारंभ करें, जैसे यूनेस्को वैश्विक स्तर पर शिक्षा प्रणाली को समावेशी और सशक्त बनाने में अग्रणी भूमिका निभाता है। और कुछ ट्रांजिशनल वर्ड्स जैसे सांदर्भिक शब्दों का प्रयोग करें, जैसे के माध्यम से, के सहयोग से, भारत जैसे सदस्य देशों में कार्यक्रमों के जरिए, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें। शब्दावली में विविधता रखें, जैसे बार बार शिक्षा शब्द के बजाय शिक्षण, शैक्षिक विकास, विद्यालय प्रणाली आदि शब्दों का उपयोग करें। भारत से जुड़ा एक ठोस लाभ जरूर जोड़ें ताकि उत्तर प्रासंगिक लगे, और उत्तर का समापन सकारात्मक स्वर में करें ताकि इससे पता चले कि एक अधिकारी की टोन के तौर पर आप बहुत ही सशक्त कैंडिडेट के तौर पर आ रहे हो। जैसे आपने लिखा कि इस सहयोग से भारत के लाखों लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच मिली है। ठीक है जी। इसके बाद आपने लास्ट पॉइंट लिखना है, लास्ट पॉइंट बनाना पड़ेगा, एक पूरा का पूरा पैराग्राफ। और पूरा का पूरा पैराग्राफ बनाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा एक 75 टू 100 वर्ड्स में। हो सकता है ये थोड़ा बहुत ज्यादा हो, थोड़ा बहुत कम हो, लेकिन आप इसको पढ़िए एक बार अपने आप से।
UNESCO plays a vital role in promoting education by setting global learning standards and supporting inclusive, equitable education for all. It works through initiatives like SDG 4 and the Global Education Monitoring Report. India, a member since 1946, benefits through partnerships that promote literacy, digital education, and curriculum reform. UNESCO supports teacher training programs, especially in rural and underprivileged regions. It also promotes gender equality in schools and sustainable development through education. Collaborations with NCERT and other bodies have strengthened India's educational policies. Overall, UNESCO's global vision aligns with India's national goals for inclusive and quality learning. How is the Josh and how is the answer? How is the Josh and how is the answer? यूनेस्को वैश्विक स्तर पर शिक्षा को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह समावेशी, समान और जीवन पर्यंत शिक्षा को प्रोत्साहित करता है तथा सतत विकास लक्ष्य 4 यानी SDG 4 जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से कार्य करता है। भारत 1946 से इसका सदस्य है और इससे कई लाभ प्राप्त करता है। यूनेस्को भारत में शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षा, बालिका शिक्षा तथा पाठ्यक्रम सुधार में सहयोग करता है। NCERT जैसे संगठनों के साथ मिलकर यह शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाता है। इसके प्रयासों से भारत में शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है और अधिक लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिली है। मुझे बताइए, हाउ इज द जोश? आपको अपना आंसर पॉइंट में नहीं लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है। पॉइंट पे लिखने पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में नंबर कटते हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है पैराग्राफिंग करना, पैराफ्रेजिंग करना। पहली बात। दूसरी बात, हरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं सर मुझे इंग्लिश आती है बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग आई जनरली गेट स्टक इन ग्रामेटिकल सेक्शन। कोई बात नहीं, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। हरी साहब, आप लिखते लिखते इसमें जब करेक्शन करवाएंगे, डेली 2-4 बच्चों की कॉपीज देखेंगे, अपने साथ देखेंगे कि कौन कौन सी चीजों पे आपको काम करना है। डेली सैंपल आंसर्स रीड करेंगे जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे एप्लीकेशन पर, उसके थ्रू आपको चीजें पता लग जाएंगी। चीनू जी धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यूपीएससी के अंदर 20 नंबर का होता है ना पॉइंट्स, वहां इसलिए लिखते हैं। मुझे लगता है एनसीईआरटी जो है, सॉरी सीबीएसई जो है, वो आपके पॉइंट्स के नंबर नहीं देगी। पॉइंट्स पे नंबर अगर देने होते हैं तो डिस्क्रिप्टिव का कोई रोल नहीं रह जाता है। और याद रखिएगा, इसको चेक करने वाले अलग लोग हैं। हाँ यस, एक काम जरूर कर सकते हैं, पैराग्राफ लिखकर और आप इसको अंडरलाइन जरूर कर सकते हैं। और याद रखना, एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी के लिए इसके पास ऐसे राइटिंग का कोई अलग से सेक्शन नहीं है, तो वो आपकी जो राइटिंग टेक्निक है और थिंकिंग एबिलिटी है वो राइटिंग के थ्रू ही चेक करने वाली है। इसलिए यहाँ पर पैराग्राफ के थ्रू ही लिखना जरूरी है। बस आप इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा जो आपको कॉपी दी जाएगी, आंसर कॉपी। बोलो भैया, यहाँ तक की बात समझ में आ गई या नहीं? क्योंकि अगर आप ये देखोगे कि जो आपने लिखा है और जो आपके पास पॉइंट्स आए थे, वो दोनों पॉइंट्स में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि जो आपकी ग्रामेटिकल और ऑफिसर लाइक क्वालिटी वाली स्किल है वो पॉइंट्स में नहीं मिलती, वो पैराफ्रेजिंग में मिलती है। तो करंट अफेयर जो आपके पास आनी है वो 50 मार्क्स की आनी है। और 50 मार्क्स के तौर पर मैंने आपको एक छोटा सा तरीका बताया कि करंट अफेयर को आपको करना कैसे है। कितने लोगों को बात समझ में आई कि यस सर, 30 डेज के लिए हम आपके साथ बिल्कुल ऐसे ही तैयार रहेंगे। जो जो मटेरियल आप दोगे उस मटेरियल के आप एमसीक्यू भी और उसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी मन से तैयार कर लोगे। बोलो ये प्रॉमिस है या नहीं? हेलो हेलो। तो प्लीज सबसे पहले तो अपने तौर पर प्रॉमिस कीजिए, तभी आप लोगों को कुछ समझा पाएंगे, नहीं तो संदेह वाली दुनिया तो खामखा कहीं जगह घूम रही है। उसके बाद एक सबसे बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, सबसे फेवरेट टॉपिक है मेरा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। कितने मार्क्स का आएगा? 44 मार्क्स का। आप में से कितने लोगों ने फर्स्ट सेशन इसका देख लिया है मेरा? आप में से कई लोगों ने तो इस सेशन को लाइव भी लिया था और बाद में हमने इस सेशन को यूट्यूब पे भी डाल दिया है। कितने लोगों ने इसकी फर्स्ट क्लास देख ली है? फर्स्ट क्लास में हमने आपके पास एमसीक्यू भी करवा दिए थे और डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चन भी करवा दिए थे फर्स्ट चैप्टर के, रादर फर्स्ट यूनिट के। कैसी लगी आपको वो क्लास जिसने बाद में देखी है? कितने लोगों को लग रहा है कि सर ये नेवर मिसिंग मोमेंट था और हमें इस तरह के सेशंस को मिस नहीं करना है? जितने क्लास आप लोगे वो सारी की सारी क्लासेस हम मन से अटेंड करने वाले हैं। मैंने आपसे कहा मेरे को 30 डेज चाहिए और आपके सेल्फ स्टडी के 6 घंटे चाहिए बस। अब देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर हमारे पास ये रहेगा लगातार। पहले तो हम 1 से लेकर 13 दिन तक कुछ पढ़ेंगे और 13 दिन तक पढ़ने के बाद 18वें दिन पर डिस्क्रिप्टिव ड्रिल करेंगे, फाइनल रिवीजन करेंगे 22nd ऑफ डे पर, और बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारी चीजें पढ़ते 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 30 एमसीक्यूज पर पहुंचेंगे 7 डे पर, और बाकी सारी की सारी पीडीएफ पीपीटी आपको चीजें मिलती रहेंगी अपना काम पूरा करने के लिए। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ सवाल बनते हैं। आप इन सवालों को, इंपॉर्टेंट सवाल है, पांचों के पांचों बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, और बाद में हम एक एक करके इसको अपनी ऐप पे सॉल्व भी करा देंगे। Explain the importance of integrity and impartiality in public service. How can a civil servant maintain these values in day-to-day service decisions? लोक सेवा में ईमानदारी और निष्पक्षता का क्या महत्व है? एक सिविल सेवक अपने दैनिक कार्यों में इन मूल्यों को कैसे बनाए रख सकता है? अब बताइए, 5 नंबर का यार ये क्वेश्चन आ गया। अभी मैं आपको ये सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, बट एक बात बताइए,
ये ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं लग रहा है आपको कि इसमें कुछ भी लिखा जा सकता है, पर सच में आपने अगर कुछ भी लिख दिया तो दिक्कत हो जाएगी आपके करियर को। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि एक ईमानदारी और निष्पक्षता की सही डेफिनेशन क्या है, इनका लोक सेवा के अंदर महत्व क्या है, और इसको बनाए रखने के लिए आप क्या क्या करने वाले हैं, उसके लिए आपका ओपिनियन यानी आपका मत या दृष्टिकोण भी जानना जरूरी है। What do you understand by corporate social responsibility? Most important question. Give one example of how CSR can benefit society. आप कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए कि यह समाज के लिए कैसे लाभकारी हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ कैन लेजिस्लेटिव बॉडीज कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव ब्रांच? मेंशन एनी वन मेथड यूज्ड इन इंडिया। विधायिका कार्यपालिका पर किस प्रकार नियंत्रण रख सकती है, भारत में उपयोग होने वाली किसी एक विधि का उल्लेख कीजिए। Why is motivation important in public administration? Suggest one method to improve employee motivation in government office. आप याद रखिएगा ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये लगभग 20% आपके पास पॉलिटी से जुड़ा जुड़ा सा लगेगा आपको, इसलिए आपने देखा होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी 44 मार्क्स का आएगा और पॉलिटी भी आपके पास 44 मार्क्स की आनी है। पूरे जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक में सबसे ज्यादा पार्ट पॉलिटी का है 44 मार्क्स का, अन्यथा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक सब 32-32 नंबर के हैं। लोक प्रशासन में प्रेरणा क्यों आवश्यक है? सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों को प्रेरणा देने के लिए एक उपाय समझाइए। और व्हाट इज मेंट बाय मैनेजमेंट ऑफ चेंज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? हाउ कैन लीडर्स मैनेज रेजिस्टेंस टू चेंज? लोक प्रशासन में परिवर्तन का प्रबंधन क्या है? नेता यानी जो लीडर्स होते हैं वो परिवर्तन के विरोध का प्रबंधन कैसे करते हैं? इसका मतलब एक सुपरिटेंडेंट के तौर पर आपके नीचे बहुत सारे क्लर्क, एमटीएस या जूनियर असिस्टेंट काम करेंगे, और ऐसे लोगों पर जब वो आप कोई चेंज लाओगे वो आपका विरोध करेंगे, अपोज करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, आप मैनेजमेंट कैसे करोगे? यही चीज आपके द्वारा पूछी जाएगी। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस और नो? कितने लोगों को लग रहा है कि सर आज के सेशन में से हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मिल ही गए, ऑब्जेक्टिव की तैयारी तो हम कर ही लेंगे, जो सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे कि आएगा क्या प्रीवियस ईयर के पेपर के तौर पर, और आप लोग सारे लोग सुपरिटेंडेंट के प्रीवियस ईयर पेपर खोज रहे हो, ये देखो मैंने आपको फ्यूचर क्वेश्चन पेपर दे दिया है, आप यहाँ से ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस बेशक खुद से शुरू कर लो, इसके अलावा भी 10, 20, 30 क्वेश्चन और भी बनते हैं, पर कम से कम शुरुआत तो करके देखो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यस और नो? चलिए उसके बाद तीसरा टॉपिक आपके पास आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। 44 मार्क्स का है। आप में से कितने लोगों को इस टॉपिक पर पहले से कमांड है, कम से कम एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन में? तो कम से कम इस तरह के जो क्वेश्चन है जहां पर करंट अफेयर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां मैं पूरी मेहनत आपके साथ कराऊंगा, एमसीक्यू भी और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी। लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां पर करंट अफेयर नहीं, स्टैटिक पार्ट आपका ज्यादा है, वहां के एमसीक्यू पार्ट आपको खुद से कर लेने चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको वीकली पॉलिटी के एमसीक्यू और डेली का कंटेंट डे वाइज देने वाला हूं, और डे वाइज के तौर पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 12th डे पर जाकर हम इसकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस करने वाले हैं, 2 पॉलिटी के क्वेश्चन हम साथ में देखने वाले हैं पर टॉपिक के साथ। यस और नो? इसके अलावा पॉलिटी के जो क्वेश्चन बनेंगे वो बड़े बड़े प्यारे क्वेश्चन बनते हैं, आपने सारे वर्ड सुने सुने से हैं, बट क्या आप इनको एक्सप्लेन कर पाओगे? कितने लोग हैं? पांचों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और ये बताओ कौन कौन से क्वेश्चन आप मैनेज कर पाओगे, 1, 2, 3, 4, 5 या कोई 2 कोई 3 क्वेश्चन नंबर बताओ अभी। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स स्टेटेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाई इज द प्रीएम्बल कंसीडर्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है? Explain the significance of fundamental duties for Indian citizens. Should they be made legally enforceable? भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का क्या महत्व है? क्या इन्हें विधिक रूप से बाध्यकारी बनाया जा सकता है? What is the role of the election commission in ensuring free and fair elections in India? Give one recent example to support your answer. भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग की क्या भूमिका है? अपने उत्तर को एक हालिया उदाहरण से स्पष्ट करें। How does the पंचायती राज सिस्टम strengthen grassroots democracy in India? Mention any one challenge it faces. पंचायती राज प्रणाली भारत में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को कैसे सशक्त बनाती है, इसका कोई एक प्रमुख चुनौती बताइए। और लास्ट क्वेश्चन है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? हाउ डज इट एक्ट एज ए चेक ऑन आर्बिट्रेरी पावर ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव? यह विधायिका और कार्यपालिका की मनमानी शक्तियों पर कैसे नियंत्रण रखता है? और पिछले दिनों में आपने देखा होगा बहुत बार जुडिशियल रिव्यू लागू किए गए हैं, न्यायिक पुनरावलोकन भी, तो करंट अफेयर से भी चीजें कनेक्ट करके पूछी जा सकती है। तो प्राची कह रही है कि सर मैं 1, 2 और 3 क्वेश्चन देख पाऊंगी, और जयंत कह रहे हैं सर 5 के 5 कर पाएंगे, वेरी गुड जयंत। गणेश कह रहे हैं 2, 3 क्वेश्चन आई कैन डू रेस्ट पार्शली, वेरी गुड। सुरभि कह रहे हैं आई कैन मैनेज सेकंड क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। निखत कह रही हैं फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है जी। और ऋषभ कह रहे हैं 5 के 5, और एकेएस कह रहे हैं 1, 2, 3 कंप्लीटली एंड फोर्थ इज पार्शली, और नितेश कह रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। जी कह रहे हैं 1, 3 और 4 क्वेश्चन, यानी कि जो चीज आपको आती है उसको और स्ट्रॉन्ग आप अपने आप से कर सकते हो कि नहीं? जब आधा कर सकते हो तो पूरा भी कर सकते हो या नहीं? यस और नो?
जो सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल नया है, जैसे मैं मानता हूँ करंट अफेयर बिल्कुल प्योर नई चीज है आपके लिए, इंटरनेशनल करंट अफेयर उसके अंदर प्योर नई चीज है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूरी नई चीज है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट के टॉपिक बिल्कुल नई चीज है, और इसी तरह से इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और लैंग्वेज वाला पार्ट में काफी कुछ नया होगा जिसमें मैं बताने वाला हूँ, उसमें पूछा क्या जाएगा। नहीं चाहिए, वैसे वैसे कोई काम नहीं आएगा। चलो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तौर पर आपके पास जो टॉपिक्स दिए गए हैं सिलेबस में, उन सिलेबस में थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एट नाइन टेंथ 11 12 16 एंड 12 24th डे पर हम ये सारे काम करने वाले हैं। 12th डे पर हम डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग तैयार करेंगे। 24th डे पर फाइनल रिवीजन करेंगे ऑल एसएनटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक। टॉपिक आप देख लीजिएगा, बेसिक ऑफ आईसीटी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी में इसरो सैटेलाइट प्रोग्राम, ह्यूमन बॉडी फूड न्यूट्रिशन हेल्थ मिशन, एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल चेंजेस एंड इम्पैक्ट, इसरो मिशन और रिसेंट डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक एंड नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये तमाम टॉपिक आपके पास दे रखे हैं। और जनरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी की करंट अफेयर के तौर पर इन सारे टॉपिक को मैनेज करके चलना है, क्योंकि आपके पास जो एमसीक्यू आएगा वो करंट अफेयर से रिलेट करके या कोर प्रिंसिपल टॉपिक में से आ सकते हैं, और इसके साथ साथ जो आपके पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा वो आपके पास बहुत ही ज्यादा कोर क्वेश्चन आएंगे, मतलब इसरो की लेटेस्ट अचीवमेंट क्या है उसके ऊपर व्याख्या कीजिए, बस इतना सा फ्री एंड क्वेश्चन आ गया। सारी चीज आपको लिखना पड़ेगा, चंद्रयान मिशन हो, मंगलयान मिशन हो, आदित्य एल1 हो, तमाम तरह की चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। क्लियर है? इसके क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं एक बार देख लीजिए। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता को कैसे बढ़ाया है? हाउ हैज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? दूसरा है उपग्रह तकनीक का नागरिक जीवन में क्या प्रमुख उपयोग है? भारत में उपयोग किए गए किसी एक हालिया उदाहरण का उल्लेख कीजिए। व्हाट आर द मेजर एप्लीकेशंस ऑफ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इन सिविलियन लाइफ? मेंशन एनी वन रिसेंट एग्जांपल यूज्ड इन इंडिया। तीसरा है व्हाई इज बैलेंस्ड न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन हेल्थ? मेंशन एनी टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पुअर न्यूट्रिशन। मानव स्वास्थ्य के लिए संतुलित पोषण क्यों आवश्यक है? कुपोषण के दो दुष्परिणामों का उल्लेख कीजिए। अगला है हाउ डू एनवायरमेंटल चेंजेस अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी? गिव वन एग्जांपल ऑफ एन एंडेंजर्ड स्पीसीज फ्रॉम इंडिया। पर्यावरणीय परिवर्तन जैव विविधता को कैसे प्रभावित करता है? भारत में पाई जाने वाली किसी एक संकटग्रस्त प्रजाति का उदाहरण दीजिए। और पांचवा है व्हाट आर द एथिकल कंसर्न रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग इन एग्रीकल्चर और मेडिसिन? शुड देयर बी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ऑन इट्स यूज? कृषि या चिकित्सा में जेनेटिक इंजीनियरिंग से जुड़ी नैतिक चिंताएं क्या है? क्या इसके उपयोग पर कड़े नियम होने चाहिए? बात समझ में आई या नहीं? कितने लोग मानते हैं कि सर इन पांचों क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन मैनेजेबल है? फटाफट बताओ, क्वेश्चन नंबर बोलो फटाफट, 1 2 3 एंड बूम फास्ट। मैनेजेबल। अभी की हालिया परफॉर्मेंस देखो, इसके ऊपर कैसे चलना है वो मैं बताने वाला हूँ, पर वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट क्लोज सेशन ऐप में लगे उसके अंदर बताएंगे। सुरभि कह रही है सेकंड थर्ड और फोर्थ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नितेश कह रहे हैं 1 3 एंड 4, वेरी गुड। फोर्थ वाला इजी लग रहा है इसका मतलब सबको, क्योंकि ये ज्योग्राफी से जोड़ दिया ना। फिफ्थ थोड़ा कम हो पाएगा, इसका मतलब आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, नॉन नैनो टेक्नोलॉजी पे, इन पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, है ना। चलिए फिफ्थ सब्जेक्ट आपके पास होगा इंडियन ज्योग्राफी, 32 मार्क्स के लिए आएगा। आप में से कितने लोग ज्योग्राफी में ठीक ठाक हैं? अगर मैं चैप्टर्स के नाम बोलूँ, हिमालयाज, प्लेन्स, प्लेट्यू, कोस्टल रीजन, आइलैंड, मानसून, सीजन, रेनफॉल, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल, डेंसिटी, ग्रोथ, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, भारतमाला, इनलैंड वाटरवेज, टाइप ऑफ क्रॉप्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, इरिगेशन सिस्टम, ये सारी की सारी चीजें। बड़ा छोटा सा सिलेबस है और सारा पढ़ा हुआ है आपका थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। तो इसकी सीधा सीधा 23rd डे पे एक रिवीजन ले लेंगे डायग्राम और मैप प्रैक्टिस के थ्रू। उसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन आने वाले हैं, भारतीय मानसून की उत्पत्ति, ओरिजिन एंड पैटर्न ऑफ इंडियन मानसून, एंड हाउ डज इट इफेक्ट एग्रीकल्चर। कौन कौन से क्वेश्चन मैनेजेबल है एक बार बताओ। व्हाई आर मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट? मेंशन वन चैलेंज इन देयर एक्सट्रैक्शन। व्हाट आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज? गिव वन एग्जांपल हाउ सच इंडस्ट्रीज सपोर्ट द रूरल इकोनॉमी। एक्सप्लेन एनी वन मेजर एनवायरमेंटल इशू इंडिया इज currently facing, or what steps can be taken to address it, and how does population density affect urban planning? Mention one issue faced by overpopulated cities in India. कौन कौन से क्वेश्चन मैनेजेबल लग रहे हैं आपको? कि सर एमसीक्यू के टाइप में तो पूरी ज्योग्राफी हमें आती है, लेकिन डिस्क्राइब करने के सेंस में जब बात आएगी तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। 1 2 3 1 3 4 5 1 2 5 1 2 4 5 2 3 4 5 1 3 4 5, मैक्सिमम क्वेश्चन डुएबल लग रहे हैं आपको, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। चलिए सिक्स्थ टॉपिक आपके पास आएगा इंडियन इकोनॉमी, 32 मार्क्स के लिए। नेशनल इनकम में जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इन्फ्लेशन, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम में आरबीआई, डिजिटल पेमेंट, ये टॉपिक नया डाला गया है। उसके बाद बजटिंग के अंदर यूनियन बजट 2024-2025 की हाईलाइट्स, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट स्कीम है पीएम गति शक्ति, मनरेगा, स्किल इंडिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर,
फिर उसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करेंगे डे 12 पे, डे 17 पे सेक्टोरल एनालिसिस करेंगे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस या एफडीआई, और फिर फाइनल इकोनॉमी की रिवीजन कर लेंगे डे 22 पे। बोलो जी, कितने लोगों को लग रहा है कि हम एमसीक्यू मैनेज कर लेते हैं इकोनॉमी के? इकोनॉमिक्स नहीं आएगी, इकोनॉमी आएगी। ओके हरी, ध्यान रखिए इस बात का भी। आई हैव नेवर रेड इकोनॉमिक्स, नॉट इवन फॉर एमसीक्यू। ओके, तो एमसीक्यू के हिसाब से भी तैयार करा देंगे, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन देखो कैसे आएंगे। व्हाट इज इन्फ्लेशन, हाउ डज इट इफेक्ट द कॉमन मैन, एंड व्हाट मेजर्स कैन द गवर्नमेंट टेक टू कंट्रोल इट। मुद्रास्फीति क्या है, ये आम आदमी को कैसे प्रभावित करती है, और सरकार इसे नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय कर सकती है। आप में से किसी ने कभी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी की है, उन लोगों को भी ये क्वेश्चन झेलने पड़े होंगे। पर याद रखो, वहां पर आपको इसके लिए कितने वर्ड्स लिखने पड़ते हैं, और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 75 to 80 वर्ड्स में खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इतने में खत्म नहीं किया तो 3 घंटे कब चले जाएंगे पता नहीं चलेगा, और कई क्वेश्चन आपके अनअटेम्प्टेड रह जाएंगे। कौन कौन से क्वेश्चन मैनेजेबल है एक बार बताना। भारत में सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर का करंट स्टेटस बताइए, और उसमें मेजर चैलेंजेस कौन कौन से हैं। व्हाट आर द की फीचर ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड इन 1991, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डिड द इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, 1991 में लागू की गई आर्थिक उदारीकरण की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, इससे औद्योगिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डू ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन इन्फ्लुएंस द सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। वैश्वीकरण और निजीकरण जैसे कारक भारत जैसे विकासशील देश की सामाजिक और राजनीतिक संरचना को कैसे प्रभावित करते हैं। और मेंशन एनी वन मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन इंडिया करंटली फेसिंग, व्हाट इनिशिएटिव हैज द गवर्नमेंट टेकन टू रिजॉल्व इट। पिछले में बोला था इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बताइए, क्योंकि वो ज्योग्राफी का था। यहाँ पर उसने पूछा है इकोनॉमिक प्रॉब्लम बताइए, क्योंकि यहाँ पर चीजें इकोनॉमिक्स की, ठीक है। तो सरकार हल करने के लिए क्या कर रही है, कौन कौन से क्वेश्चन मैनेजेबल लग रहे हैं। ऋषभ कह रहे हैं ऑल 5, वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया ऋषभ, शानदार। निखत कह रहे हैं 1 2 3 5, 1 2 3 5, 1 2, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई, ये 5 क्वेश्चन जरूर से जरूर कर लेना। मेरे मेरी समझ कहती है इन 5 में से आपको कोई 2 क्वेश्चन जरूर मिलने वाले। मैं पहले ही कह रहा हूँ 5 में से 2 क्वेश्चन आपको रियल एग्जाम में जरूर देने वाले। कर लोगे पक्का। अच्छा, आपको कितने लोगों को लग रहा है कि सर हमारे टीयर 1 के रिजल्ट के बाद काफी टाइम के बाद आए हैं, 1 2 3 दिन के बाद आए हैं, लेकिन आए पूरी तैयारी के साथ। कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ सर आपकी तैयारी पूरी है, अब हमारी तैयारी भी उसी तरह से करवा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी टॉपिक नंबर 7 है इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, 32 मार्क्स। स्कूल के अंदर मेरा हिस्ट्री बड़ा कमजोर रहता था, बाद में जब इसको डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा, बाद में ग्रेजुएशन के टाइम पे भी, बाद में बाकी चीजों में भी, तो चीजें बढ़ती चली गई। आप में से किसी का कोई ऐसा टॉपिक है मतलब हिस्ट्री में, अरे सर बड़ी बोरिंग सी लगती है। तो देखिए इसके अंदर जो आपको नोट्स मिलने वाले हैं वो ऐसे ऐसे करके नोट्स मिल जाएंगे, डे 2 पे, डे 3 पे, डे 5 पे। लेकिन इसके जो हमने रिवीजन करनी है वो यहाँ पे पीवाईक्यू रिवीजन हो जाएगी 25वें दिन पे, और फुल हिस्ट्री की रिवीजन हो जाएगी, और डिस्क्रिप्टिव ड्रिल कर लेंगे 29वें दिन, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक था, एजुकेशन का इवॉल्वमेंट कैसे हुआ है, वो जरूर से जरूर पढ़ लेना हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन इन हिस्ट्री। यूट्यूब ने आपका चैनल सजेस्ट किया, अब आपके साथ मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन पक्का है। अच्छा एक बात और बताओ, बहुत सारी वीडियोस आपने वैसे भी देख ली होगी, टीयर 2 की क्लासेस प्लानिंग ये वो, लेकिन कहाँ पर आपका जी टिके वहीं पढ़ना। लेकिन जहाँ पढ़ो फिर मन से पढ़ना पड़ेगा। हाँ सब नोट्स और सब मिलेंगे, अभी पूरी तैयारी के साथ आया हूँ तो मैं पूरी सुन तो लो मेरी, पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। तो इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन में से मुझे लगता है मिनिमम एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, मिलने को 2 भी मिल जाए, या मिलने को चारों इसमें से मिल जाए 5 में से। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरे को ये पता ही है, ये वाला क्वेश्चन जरूर मिलेगा, राजा राम मोहन राय वाला, क्योंकि शिक्षा के अंदर जिनका ज्यादा योगदान रहा है वो टॉपिक तो ज्यादातर टॉपिक में पूछे जाते हैं। मौर्य या मुगल वंश द्वारा लाया गया कोई प्रमुख प्रशासनिक सुधार, सिर्फ मौर्य भी पेपर में आ सकता है, सिर्फ मुगल भी आ सकता है, मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया जानबूझ के ताकि थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन सके। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्षेत्रीय आंदोलन और स्थानीय नेताओं ने कैसे योगदान दिया, लोकल लीडर्स का कंट्रीब्यूशन है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवोल्ट 1857 इन शेपिंग मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी एक सुधारक को चुनकर उनके सामाजिक योगदान को समझाइए। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व सिंस इंडिपेंडेंस, मेंशन एनी वन मेजर रिफॉर्म। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 101% मिलेगा ये वाला क्वेश्चन, पहले ही बता रहा हूँ। आप में से कितने लोगों को पता लग गया, 30 में से कम 10 12 क्वेश्चन तो आज की क्लास में से ही आ जाएंगे, जो आज का सेशन लिया। 30 क्वेश्चन आपके पास आने हैं,
और 30 में से 10 से 12 क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं। बस अब आप इनके आंसर को प्रैक्टिस कर लो, रट लो, लिख लो और चेक करवा लो, गलतियां छटवा लो, ग्रामर ठीक कर लो, हैंडराइटिंग ठीक कर लो, स्पेलिंग ठीक कर लो। ठीक है, चलिए आखिरी पार्ट है इंग्लिश। हाँ जी, कितने लोग मानते हैं कि हाँ सर बहुत सारी वीडियोस देख ली है और बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूजन हो रखा है, क्लियर कोई भी नहीं है, चार चीज़ें कह रहे हैं, हम आपको गाइडेंस देंगे, हम आपके आंसर राइटिंग चेक करेंगे, आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो। मैं तो नहीं कह रहा कितने दिन से कोर्स ज्वाइन कर लो, मैं तो जब आपका रिजल्ट भी नहीं आया था तब से आपको मैं कह रहा हूँ, मैं पढ़ाना चाहता हूँ, आपको पढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन आप में से कम 50 लोगों के मेल आ चुके हैं मेरे पास, आप में से किसी ने मेरे को मेल भेजा है किसी को ने अभी तक कि सर हमें बैच चाहिए, कोर्स चाहिए। अब जाके हमने विचार किया कि चलो कोर्स बना लेते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा बच्चों के अफोर्डेबिलिटी में भी रखते हैं और मेहनत भी करवाते हैं, ताकि सीरियस बच्चे हमें अपने एक सेक्शन के दौरान मिल जाए, जिनकी एक अच्छी सी डेडिकेटेड टीम बने, एक ग्रुप बने और फिर हम उसमें पढ़ाई करें। ठीक बात है कि नहीं? चलिए, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन के अंदर 34 मार्क्स का आना है। आजकल आप देखते होंगे यूपीएससी में भी कंपलसरी इंग्लिश का पेपर है ना, एसएससी में भी सीजीएल के अंदर इंग्लिश सबसे ज्यादा नंबर की मेंस की अभी तक के लेवल पर, सीपीओ में अलग से इंग्लिश का पेपर होता है, स्टेनो के लिए इंग्लिश सबसे ज्यादा मार्क्स की आती है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इंग्लिश का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है, और इंग्लिश के लिए वो सब कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा जो आप बाकी चीजों के तौर पर पढ़ते हो। यहाँ पर आपको तीन चीजें और करनी पड़ेगी, पैराग्राफ राइटिंग, लेटर राइटिंग और नोट राइटिंग, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव के तौर पर 8 क्वेश्चन तो 3-3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं, एमसीक्यू। और इसके बाद आपके पास दो क्वेश्चन आपके पास आने हैं, 4-4 5-5 नंबर के, 10 मार्क्स के। और ये 5-5 नंबर के जो दो क्वेश्चन आएंगे वो लिखने के लिए आएंगे, और लिखने के लिए तीन ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं, या तो पैराग्राफ राइटिंग, लेटर राइटिंग, या सुपरिटेंडेंट को नोट राइटिंग लिखना होता है। ये मैं आपको यहाँ प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ डे नंबर 20। ठीक है, बोलो भैया, बात समझ में आ गई? तो 30 डे का विचार मैंने आपके साथ बनवाया है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? 30 डे में हम करने क्या वाले हैं? रुक जाओ भाई एक बार, थोड़ी देर। हाँ जी, कितने लोगों को क्लियर हो गया? सर इंग्लिश के क्वेश्चन भी बता दो कैसे कैसे आएंगे। देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, या तो आ जाएगा राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स, ऐसे कुछ लिखने के लिए आ गया। या राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन अ मॉक ड्रिल कंडक्टेड इन योर स्कूल और ऑफिस फॉर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। या पिछले दिनों में मॉक ड्रिल करवाई गई थी, टेररिज्म से रिलेटेड चीजों के लिए भी करवाई गई थी, ऑपरेशन सिंदूर वाली चीज भी करवाई गई थी। तो कोई ना कोई टॉपिक करंट अफेयर को लिखने के लिए आ सकता है। तो इंग्लिश यहाँ पर केवल इंग्लिश नहीं रहेगी, यहाँ पर आपका वैल्यू एडिशन करंट अफेयर से ही चेक होगा, या फिर आपकी ऑफिशियल मैनेजमेंट से चीजें चेक होगी। या फिर आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाउ सोशल मीडिया कैन बी यूज रेस्पॉन्सिबली बाय पब्लिक सर्वेंट। या फिर लिखा आ सकता है कि राइट अ लेटर टू ए सीबीएसई रीजनल ऑफिस रिक्वेस्टिंग रीवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स मार्कशीट ड्यू टू क्लैरिकल एरर। या फिर राइट अ पैराग्राफ ऑन टाइम मैनेजमेंट फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बड़ा ही फ्री फॉल क्वेश्चन रहेगा, और जिन लोगों ने अपनी कहीं ना कहीं तैयारी की है, जहाँ पर ऐसे आता है, लेटर आता है, नोट मेकिंग आती है, जनरली ये सारी चीजें स्कूल्स की होती हैं, तो वो आप सारी चीजें कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी, शुड आई मूव ऑन? क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए? फटाफट से अपने कमेंट करो और फिर सेशन को फिर से थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। चलिए, अब मैं देखो थोड़ा सा आपको और तरीके से बता देता हूँ। अब ये देखो डे वाइज हमने है ना एक शेड्यूल आपके लिए ऐसे बना दिया है, दिखाई दे रहा है? और डे वाइज शेड्यूल के अंदर आप एक बार देखो, डे 1 पे क्या होगा, डे 2 पे क्या होगा, डे 3 पे क्या होगा, डे 4 पे क्या होगा, डे 5 पे क्या होगा, डे 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, सब कुछ थोड़ा थोड़ा मिलता जाएगा। और 30 दिन के अंदर ये पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा आपका। बस आपको अपने नोट्स पढ़ने हैं, जितने नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है? तो कौन सी तारीख को कौन सी चीज मिलेगी, कौन सी सारी चीज कहाँ पे मिलने वाली है, ये सारी चीजों के बारे में हमने एक एक चीज सब्जेक्ट वाइज भी लगा दिया, डे वाइज भी लगा दिया। तो आपको इसके नोट्स डेली के डेली मिल जाएंगे, एमसीक्यू मिल जाएंगे, है ना, इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। आपको प्रैक्टिस करनी है खूब बढ़िया से, और वो सारा कुछ मिल जाएगा जहाँ से एग्जाम आना है, ताकि जिस दिन एग्जाम में जाओ तो ये ना सोच के जाओ कि शायद हमने पढ़ा तो है, शायद हमारे पेपर वैसा का वैसा आ जाए जैसा होगा। ऐसा नहीं सोचना है, हमने जाना है अरे हमारी तैयारी के बाहर तो कोई पेपर आएगा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं?
अब उसके बाद बात आती है कि सर इस पूरे के पूरे सेगमेंट को अगर हमने आपके साथ मिलकर करना हो, तो ये तो हो गई आपकी तैयारी जो आप खुद से कर लेंगे। इसके अलावा जब आपको हमारे साथ मिलकर तैयारी करनी होगी, तो हम लोग आपको कैसे कुछ चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं, उसका खाका मैंने अपने सामने यहाँ रख दिया है। आप में से इस खाके को बड़े आराम से बड़े डिटेल के साथ एक बार समझिए, पढ़िए। सबसे पहले आप में से ये विलिंगनेस बताइए कि कितने लोग बैच में आना चाहते हैं। अगर बैच में आना चाहते हैं, आपका स्वागत है। तो पहली बात, आप ऑनलाइन बैच में आना चाहते हैं या ऑफलाइन बैच में आना चाहते हैं? अगर आप ऑनलाइन बैच में आना चाहते हैं, तो यहाँ पर 8 सब्जेक्ट के 8 मॉडल आंसर की ई बुक फॉर्मेट में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा और एक सेक्शनल ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। 8 सब्जेक्ट के 8 ई बुक मिलेंगे। उसके अलावा 8 और 8 16 के बाद 2 आपके पास फुल लेंथ के टेस्ट होंगे। ये कब कब होंगे, कौन सी तारीख को होंगे, कब अपलोड होंगे, ये सारा बताया जाएगा। इसके अलावा आपको करंट अफेयर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस एंड टेक और इंग्लिश लैंग्वेज के डिजिटल नोट्स मिलेंगे। मीडियम आपका हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। उसके अलावा जो ऑनलाइन कोर्स में रहेंगे, उनको लाइव गाइडेंस क्लासेस में मिलेगी। 1 सब्जेक्ट पर डे चलेगा। पहले करंट अफेयर पूरी होगी, इंग्लिश पूरी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन वाला क्लास पूरा होगा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन 4 चीजों को हम लाइव क्लास में पूरा करेंगे। रिकॉर्डिंग या ई बुक की वैलिडिटी टिल द एग्जाम रहेगी। स्पेशल नोट्स और एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव कोर्स के साथ सोर्सेज के साथ मिलेंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमी के लिए। इनके लिए लाइव गाइडेंस क्लासेस नहीं होगी। थ्योरी के पार्ट में जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन होंगे वो जरूर हम करवाएंगे। मोड ऑफ टेस्ट जो रहेगा फुल्ली ऑनलाइन रहेगा, ऑटो एंड मैनुअल इवैल्यूएशन। उसके अलावा एक्सेस टू ऑनलाइन पोर्टल इंक्लूडेड है। इसकी फीस 9999 है, 9999, लेकिन डिस्काउंट के बाद इसकी फीस रहेगी 2499। ऐसे ही अगर ऑफलाइन बैच देखो, तो ऑफलाइन बैच में सबसे पहली बात है, आपके पास पूरा का पूरा ऑनलाइन बैच का एक्सेस रहेगा। पहली बात तो ऑनलाइन बैच का एक्सेस रहेगा। दूसरी बात, आपके पास जो टेस्ट होंगे वो 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। जो आपके पास प्रीमियम टेस्ट होंगे डिस्क्रिप्टिव के, वो 8+8 होंगे, 16। जो प्रीमियम टेस्ट होंगे ऑब्जेक्टिव के, वो भी 8+8 होंगे। और साथ ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और करंट अफेयर के 2 और 5 अलग अलग स्पेशल टेस्ट होंगे। साथ ही साथ आपको फुल्ली ऑफलाइन फीडबैक, गाइडेंस या सजेशन सारा का सारा ऑफलाइन दिया जाएगा। और इसकी फीस है 19,999। और अगर डिस्काउंट के बाद देखेंगे तो 11,999 रुपये। अगर आपको ये सारी बात समझ में आ गई है, तो इसके अंदर डेट या शेड्यूल कैसा रहेगा। तो ऑनलाइन बैच के लिए जो टेस्ट अपलोड किए जाएंगे, वो 16 मई से लेके 2 जून तक किए जाएंगे, जिसमें आपके 8 सेक्शनल ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं, 8 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हैं और 2 फुल लेंथ टेस्ट हैं। और इसका आपका इवैल्यूएशन हम खुद करके देंगे, एक एक गलती बताने के बाद। उसके अलावा जो ऑफलाइन का है, ऑफलाइन के अंदर जो टेस्ट शेड्यूल है, वो टेस्ट शेड्यूल कुछ इस तरीके से है। सब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव के पहले 8 टेस्ट होंगे, फिर आपके एडमिनिस्ट्रेशन के 2 टेस्ट होंगे, करंट अफेयर के 5 टेस्ट होंगे, फिर आपके ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव के फिर से 8 टेस्ट, और 8 टेस्ट 16 टेस्ट फिर चलेंगे। और फिर आपका चलेगा फुल लेंथ टेस्ट, पूरे के पूरे 10 टेस्ट चलेंगे। और इसको हम आपके साथ शेयर करेंगे। पूरी की पूरी चेकिंग, इवैल्यूएशन ऑनलाइन ऑफलाइन होगी। गाइडेंस आपको ऑनलाइन मिलेगी, करेक्शन आपको ऑफलाइन बताई जाएगी। ये पूरा का पूरा सिस्टम आपके सामने है। तो मैंने आपके सामने डिस्कस किया टाइम टेबल, फ्री कंटेंट और टीयर 2 की इवैल्यूएशन और टाइम बाउंड सेशंस, ताकि 142 सीट्स में से 100+ सिलेक्शंस यहाँ से हम आपके द्वारा करवा पाएं। इस तरीके से चीजें हैं। ठीक है। सो कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, कितने लोग चाहते हैं कि सर इस सेशन के बारे में, जितनी आपने चीजें बताई है, इसके बारे में लिंक कब से मिलेगा, कब से क्लासेस शुरू होंगी, कब से गाइडेंस शुरू होगी। और आप देख लीजिए कितना सब कुछ इसके अंदर चीजें दिया जा रहा है। कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ सर, वाकई चीजें काफी ऑर्गेनाइज्ड हैं, वाकई काफी सारी चीजें इसके अंदर ऐसी इंक्लूडेड है जो हमें बाकी जगह पर शायद नहीं मिलेगी, और इतने कम समय में इतनी अच्छी तैयारी अगर मिलेगी। और आखिरी लाइन एक मैं बोल दूं, जो मैं बोलना भूल गया, वी गिव मोर देन व्हाट वी प्रॉमिस। हम उससे ज्यादा देते हैं जितना हम प्रॉमिस करते हैं। तो जितना हमने प्रॉमिस किया है वो ये है, और ज्यादा जो मिलेगा वो आप जिस दिन एग्जाम देने से पहले, उस दिन मैं आपसे यूट्यूब पे लाइव आकर पूछूंगा। उस दिन आप सब लोग मुझे बताएंगे क्या होने वाला है। ठीक है। तो इस सेशन के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऑनलाइन क्लास के लिए लिंक मिल जाएगा। और ऑफलाइन क्लास के लिए जो इंटरेस्टेड है, उसके लिए हम एक व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, वहां पर चीज़ों के तौर पर पूछताछ भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन के लिए जो लिंक मिलने वाला है, वो आपको आपके टेलीग्राम पर मिलने वाला है। और हमारा टेलीग्राम चैनल आपके पास लगातार फ्लैश हो रहा है, @CBSE 2025 प्रैप के तौर पर दे रखा है। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।